चलो ठीक है, पढ़ते हैं ना आगे। सिलेबस क्लियर है? थीम्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज। थर्ड, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, ग्लिम्स, वो आप देखेंगे। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइट, from Raja Ram Mohan Roy, Vivekanand and all that. Then you have to know about history of governor generals, right? Freedom struggle, we'll see Indian national movement, you will going to see in that. And the last, you will going to know about the post independence history, that is India after independence and its solution for their प्रॉब्लम्स, राइट। तो जो भी इश्यूज होते हैं आज़ादी के बाद, एक्चुअल में इश्यूज ही आज़ादी के बाद आएंगे, क्योंकि जब आप किसी के अंडर में होते हो तो आप दिमाग नहीं लगाते हो। आपको फ्री छोड़ दिया जाता है तब आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि अब मैं गुजारा कैसे करूँगा, है ना। पहले तो आप सब कुछ ऊपर से, आप अंडर कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स, व्हेन यू आर इन योर चाइल्डहुड स्टेज, यू आर नॉट टेकिंग योर ओन डिसीजन। आपको ट्रेन किया जाता था, बस में जाना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, दिमाग नहीं ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत। फिर धीरे धीरे जैसे आप फ्री होते जाते हो तो देन यू नीड मोर टू थिंक फॉर द सॉल्यूशंस, है ना। तो ऐसे ही कुछ इंडिया के साथ हुआ। जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ तो थिंग्स गेट वर्स्ट आफ्टर दैट। वो देखा होगा, जितने फ्रीडम स्ट्रगल में लोग नहीं मरते उतने वो पार्टीशन के दौरान मर जाते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा केओस, ये बड़ा रिफ्लेक्शन है इंडिया स्ट्रगल का, कि थ्रू आउट द मूवमेंट टिल 47 इतने लोग नहीं मरे जितने कि उस एक साल के अंदर मर जाए। ठीक है, क्या करने चाह रहे हो, मरना मरना ही होता है। फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट राइजेस फ्रॉम 1858 टिल 1947। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवोल्ट ऑफ 1857 यू हर्ड, तो उसमें भी पीपल गेट डाइड, एंड आफ्टर दैट यू विल सी थ्रू आउट व्हेन द कांग्रेस बीइंग मेड, एंड टिल 100 years that persons those who are wanted to have freedom are not died, मतलब उतने लोग नहीं मरे in comparison at the time of partition। हाँ बिल्कुल कमेंट करेंगे, है ना। तो फेमिन्स भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उतने लोग नहीं हुए। ऐसे ही जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो देर आर कॉन्सिक्वेंसेस कि अमेरिका इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें इतने लोग नहीं मरे जितना उनके सिविल वॉर में दे हैव ट्रेजेडीज, राइट। तो चीज़ें जब फ्री हो जाती हैं उसके बाद ज़्यादा संभालना मुश्किल है। प्रेजेंट एग्जाम्पल बांग्लादेश, है ना, अभी हालात देखो, श्रीलंका, है ना, देर ऑल मेस्ड अप कंट्रीज, तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान, योर ऑल योर नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वी आर थैंकफुल फॉर ऑल दोज लीडर्स हु हैव यू नो कंट्रीब्यूटेड इन द रियल सेंस विद देयर एथिक्स, इंटीग्रिटी, जिसकी वजह से इंडिया कुड सस्टेन, राइट। एथिक्स इंटीग्रेशन मतलब वहाँ के जो लीडरशिप, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ऑल दोज लीडर, ग्रेट लीडर हैव एथिक्स, हैव इंटीग्रिटी। एथिक्स से मेरा मतलब है कि जो दिमाग में है, जो दिल में है, वही ज़ुबान पे है ना। ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ चल रहा है, ज़ुबान पे कुछ और है। अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशंस भी होती हैं, तो हमको पता नहीं होता, राइट। बट होता क्या है कि दे आर द रियल गांधी। इफ यू टॉक अबाउट गांधी, गांधी सेज कि ही इज ऑन नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं कि गांधी जी पीछे से रात को गए, दो चार लोगों को भेजा और पिटवा दिया, नहीं ना। when Gandhi says non-violence, that in real sense they meant it, they meant it, right। उनको सही में था कि गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। बिलीव करते हैं ना, क्योंकि उस कैसे बिलीव करते हैं, उनकी पूरी फैक्ट्स है, फाइंडिंग्स है, राइटिंग्स है, और उस आधार पे जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर्स थे उन्होंने लिखा है। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से द पर्सन whatever he said is genuine, unlike in the current scenario
कि अभी कुछ हो गया, यहाँ से आलू, यहाँ से सोना, कुछ भी बोलते हैं आजकल तो दोज लीडरशिप क्वालिटी गेट स्ट्रेन्ड, ड्रेन्ड आउट, वैसा लीडरशिप नहीं है। या इसलिए इंडिया कुड हैव सस्टेन दो 60-70 इयर्स, क्योंकि आप जो आज डेमोक्रेसी देखते हो वो स्टेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि उस जमाने के जो लीडर्स थे, है ना, बी आर अम्बेडकर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्कआउट करते हैं, तो उन्होंने मेहनत की है, रियल सेंस में मेहनत की है। मौलाना आज़ाद हैं तो सही में जेल गए हैं इतने इतने सालों के लिए, और वहाँ पे जेल में कोई आपको पता है जैसे आज खातिरदारी होती है, कोई पॉलिटिकल लीडर चल जाता है, आ जाता है, वहाँ सच्ची में डंडे पड़ते थे। नहीं, आज तो सुविधाएं, है ना, जो अच्छा अप्रोच वाला है तो ऑब्वियस, तो, तो ये चीजें ठीक है। क्लियर है, सिलेबस क्लियर है आपको, पहली चीज। नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ये अब लिखते भी जाना है ना। In 1498, Vasco da Gama came from Portugal to where? To Calicut via Cape of Good Hope. यू नो केप ऑफ गुड होप? हाँ, टिप जो है ना साउथ अफ्रीका वाला, जैसे आप यहाँ साउथ अफ्रीका है तो इसका जो टिप है इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। जैसे ये इंडिया है तो हेयर समवेयर पोर्चुगल, तो देन दिस एंड देन ही केम हेयर, दैट कैलिकट, ठीक है। तो ही, दैट इज व्हाई इट इज सेड ही डिस्कवर्ड अ कंप्लीट सी रूट। केरला में कैलिकट, समुद्र मूर्ति बोलते थे पहले, ठीक है। तो ही डिस्कवर्ड अ कंप्लीट सी रूट। कौन आया? वास्को डी गामा आया। कहाँ से आया? पोर्चुगल से आया, वाया होते हुए आया, मतलब वाया हम जनरली बोलते हैं ना, वाया होते हुए जाएगी ट्रेन, तो बीच में टिप पॉइंट है, नेक्सस है कहीं ना कहीं, है ना। ही वॉज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही वॉज, लिख लिया ये? he was welcomed by the local ruler Zamorin. He was welcomed by a local ruler called Zamorin. He was welcomed by the local ruler called Zamorin. ठीक है, हाँ जमोरीन वहाँ का हिंदू रूलर था, नाम था जमोरीन। He took spices, he took spices in 3 ships. He took spices in 3 ships and sold them in Portuguese and European market. He took spices in 3 ships and sell them in Portuguese and European market at a profit of 60 times. At a profit of 60 times. So no stock exchange can give you that much of credit.
He took spices, right? Especially black pepper. लिख लेना यदि नहीं जानते हो तो. Especially black pepper, काली मिर्च. He took spices in 3 ships and sold them in Portuguese and European market with a profit of 60 times. राइट तो इतना स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं देती है, एक का 60 गुना, समझ रहे हो? तो रातों रात अरबपति टाइप कुछ हो जाता ना, मिलेनियल. हाँ तो अब सोचो एक ही दिन में वो भी. तो लोगों को लगा कि ये कहाँ से ला रहा है, तो क्योंकि अचानक से इतना पैसा आए किसी के पास तो ध्यान जाता है ना. ऑल ऑफ अ सडन आपकी लॉटरी लग जाए तो सारा जो कॉलोनी होगा आपका एकदम से देखेंगे, पता चलता ही, राइट. तो दैट इज द सरप्राइजिंग टू दोज यूरोपियंस. तो जैसे ही पोर्चुगीज एक के बाद एक जानने लगे तो ही केम बैक अगेन इन 1501. कौन? वास्को डिगामा, राइट. ठीक है. बट सुन और फिर धीरे धीरे और भी पोर्चुगीज भारत आने लगे, राइट. वाई ही टुक दैट ब्लैक पेपर? ब्लैक पेपर वॉज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, राइट. Why they took black pepper? Because black pepper was used. लिख लो आप. Black pepper was used to preserve meat. And why they used black pepper? To preserve meat. And why they had need to preserve meat? Because they were, all Europeans were non-vegetarian. समझ में आया? And why all Europeans are non-vegetarian? Climatic conditions. So one question will lead you to the another, है ना. ये नहीं कि खाली ब्लैक काली मिर्च से प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व तो होता है, लेकिन क्यों होता था, क्यों करते थे? इसलिए करते थे ताकि वहां पे पैदावार नहीं है ना. सीरियल्स ग्रो करने के लिए यू नीड अ टेम्परेचर ऑफ 6 to 40 डिग्री सेल्सियस, सर्टेनली लाइक दैट. तो वो कंडीशन नहीं है. आप जाएंगे यदि एम्स्टरडेम वगैरह नीदरलैंड में, तो वहाँ तो इतना ठंड बर्फ पड़ती है या घुटने घुटने तक, तो वहाँ कैसे ग्रो करेगा? तो यू नीड सर्टेनली टू सर्वाइव, यू नीड समथिंग टू ईट, और वो भी लंबे समय तक. अब ये तो है नहीं कि रोज मारने निकल जाए किसी को, ठीक है. तो इसलिए दे नीडेड इट टू प्रिजर्व मीट, एंड दे वर एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन टिल डेट दे आर, राइट. इफ यू गो इन यूरोपियन वर्ल्ड दे ईट पोर्क एंड काउ, बीफ, वो बड़ा कॉमन है वहाँ पे, आपको पता भी नहीं चलेगा. उसमें कभी मार्केट में आप जाएंगे, यूरोपियन मार्केट में, तो जो उनकी शॉप्स होती है, फ्रूट मार्केट जिसे दे कॉल्ड इट, ग्रोसरीज वाला, तो दे हैव द पैक्ड और टिन्ड फूड होता है उसमें. उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बर्गर खाया, तो उस बर्गर में भी लेयर्ड है वो, तो आपको पता नहीं चलती कि इट्स वेज और नॉन वेज. एक्चुअली इट इज नॉन वेज, दे सेल इट एज अ वेज सर्टेनली. तो उसके लिए आजकल नया टर्म यूज होने लगा है, वीगन, राइट. so to have separated all the way from even the dairy products, तो जा करके टच होता है. तो ऐसे वहाँ बड़ा दिक्कत है खाने का. तो ये एक बड़ा कारण है, ठीक है. कारण समझ में आया? नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं है, राइट. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, in 1510 ये, हाँ, अल्मेडा इज ऑल्सो, ही ऑल्सो केम, बट व्हाट इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे, अब सारा तो पढ़ेंगे तो कवर नहीं करेंगे. तो व्हाट दिस पर्सन डज इज ही कैप्चर्ड गोवा in 1510. Another Portuguese governor called Alfonso de Albuquerque, हाँ, captured Goa, and Goa remained under Portuguese occupation
and Goa remained under Portuguese occupation till 1961. Goa remained under Portuguese occupation till 1961. तो एक चीज पढ़ने की, अल्फोंसो, इट इज ऑल्सो नेम ऑफ अ, कहाँ पे मिलता है? हाँ, कॉन्कन बेल्ट पे अल्फोंसो सबसे महंगा है शायद। वो छोटा सा देखा है कि अल्फोंसो हाफुस ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। हाँ, वो इतना सा आम बहुत सब यूरोप में जाता है बिकने। ठीक है, तो ये मैंगो वाला जो ट्रेड चालू किया, इट्स थैंक्स टू पोर्चुगीज। आप आम खाते हो, यहाँ नहीं था। तो बहुत ऐसी चीज ये लोग लेकर आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल काजू बादाम। तो भूख लगने लग जाएगी। हाँ हाँ, ये सब यही लोग लेके आए थे। तो वी आर थैंकफुल कि इनकी वजह से आपके यहाँ काजू बादाम खाना सीख गए आप। हाँ, ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू बादाम, हाँ नहीं दे आर द फर्स्ट वन हु ब्रिंग स्टार्टेड। एक ऐसे तो अरब में था, बट लेके कौन आया आपके यहाँ वो मैटर करता है। हाँ हाँ, काजू तो कहाँ मिठाइयों के नाम तक चले जाओगे। चलो ठीक है, अल्फोंसो इज द नेम ऑफ दैट मैंगो, है ना। तो ऐसी कोई स्टेट इंडिया की जो मोस्ट यूरोपियनाइज्ड है, वो, है ना। कब से कब तक, कितने साल हो गए? तुम्हारा सी सेट का क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा सी सेट बहुत खराब है। अरे 1900 1500 तो वैसे ही 450 साल। सी सेट प्रैक्टिस करना है ना। आजकल बच्चे जीएस में क्लियर कर रहे हैं तो सी सेट में रह जाते हैं। तो सी सेट भी एक चैलेंजिंग टास्क हो गया आज। ठीक है, so most Europeanized state of India is Goa, and thanks to this Portuguese ruler who came in the year 1510 and who captured, it was another Portuguese governor named Alfonso de Albuquerque, right, captured Goa, and इसमें लिख लो, Goa became their headquarter. Goa became their headquarter. In 1530s, in 1530s, हेडक्वार्टर क्या होता है? कैपिटल पोर्चुगीज का। बस इतना सही है कि पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा एंड गोवा बिकेम देयर हेडक्वार्टर। देयर मतलब पोर्चुगीज का। हाँ, इंडियन रीजन में, है ना। तो इन 1530s they captured Daman and Diu. You know Daman and Diu? थर्टीज मतलब 31, 32, 33 एंड सो ऑन, जितने भी आइलैंड थे, स्पेशली द आइलैंड ऑफ बेसिन। दे कैप्चर्ड इन 1534, यदि स्पेसिफिकली जाना है वो उसी के अंदर है। तो खूब सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको आर्चिपेलाजी बोलते हैं। आर्चिपेलागो, आर्किपेलागो, राइट। तो खूब सारे आइलैंड मिलके समूह बनके एक जो बड़ा लैंड बनाएगा। तो दे स्टार्टेड कैप्चरिंग दिस 1530s ऑनवर्ड। समझ में आया? आइलैंड ऑफ बेसिन, ये थोड़ा बड़ा था। तो दमन एंड दीव,
हाँ वो अभी ओवरऑल लक्षद्वीप और वो पूरा एरिया, दे ऑल टुगेदर, अब डिफरेंट डिफरेंट सबके अलग अलग नाम है आइलैंड्स के, है ना, लेकिन एक टुगेदर दे आर वन यूनियन टेरिटरी, राइट। तो आप बस इतना याद रखना 1530s ऑनवर्ड। नेक्स्ट लिखो, इन 1604 डच ईस्ट इंडिया कंपनी came to India and settled at वेस्ट को तो बहुत बड़ा है इंडिया। हाँ ये बात सही है। मैं समझ गया था। In 1604, Dutch East India Company came to India and settled at Surat. In 1608, English East India Company came to India and settled at अरे अभी तो लिखवाया, सात कैसे करेंगे, ये 1604 में है, ये 1608 में है। सभी ट्रेड के लिए आ रहे हैं। देखो अभी आप ट्रेड करने आ रहे हो, है ना, लड़ाई करने नहीं आ रहे, ठीक है। तुमको इतना वो मत करो कि आ थोड़ी मना थोड़ी ना। अभी किसका राज है 1608, कौन है राजा, कौन है? ओ सॉरी, मुगल्स, वेरी गुड। तो 1605 you have Akbar। जहांगीर नहीं आएगा, देखो कुछ भी हो। तो पहले मुगल्स थे ना, थे कि नहीं? तो they were all ruling, so they needed their permission in order to trade, right? अब उसके बाद कौन आया? ये लिख लिया, ये लिख लिया आपने? Danes are the people, Danish, you know, people of Denmark came to India and settled at ठीक है। किधर से छोटा बढ़ गया? ये तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको यहाँ रिद्धि सिद्धि हो तो झोटवाड़ा जाना है। लग रहा है। चलो लिखो, Francois the campaign as a French
ये ईस्ट डेन्स, हाँ डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको यदि किसी कंपनी का नाम अलग मिलता है तो वो फ्रांस की थी, जिसका नाम था फ्रैंकोइस डी कैंपेन, रेस्ट ऑल आर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रैंकोइस डी कैंपेन केम इन द ईयर 1667, राइट। क्योंकि आ कहाँ रहे हैं, ईस्ट में। हाँ अब सही चल रहा है तुम्हारा दिमाग, उनके लिए ईस्ट है, एंड सेटल्ड एट। तो अब समझ में आया, गुजरात मॉडल जो गुजरात है, इट इज नॉट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मोदी जी। ये एक जमाने से ट्रेड करता आ रहा है, इसलिए गुजरात जो है आज जो इतना आप बोलते हैं हम, तो एक ट्रेड करने का सेंटर है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पा, लोथल डॉकयार्ड था ना, तो वो उनके खून में। आप कभी भी देखो किसी गुजराती को, ही विल नेवर प्रिपेयर फॉर आईएएस आईपीएस और एनीथिंग एल्स, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन, बोले इतनी देर में तो मैं बेच बाच के आ जाऊंगा, आप जितना पढ़ाओगे तब तक तो। ठीक है ना, तो गुजराती एक्यूमेन इज फेमस फॉर बिजनेस, है ना, वो तो इंजेक्ट किया हुआ रहता है उनके अंदर। तो अब आप तैयारी करते हो, अडानी अंबानी बन जाते हैं तब तक। क्या जी, ऑब्वियसली बिजनेस ही होता था वहां पे। पोर्ट पे क्या होगा, है ना, सेलिंग बाइंग। और ज्यादा मुनाफा किसको होता है, फायदा किसको होता है, जो ग्रो करता है या जो बीच में मिडिल मैन होता है। आपसे खरीदते 2 रुपए में है, बेचता 10 रुपए में है, तो फायदा किसको है, द मिडिल पर्सन। तो इसीलिए दे वर इनटू दैट बिजनेस। ठीक है, एक जमाने से। तो कई बार आ जाता है, क्वेश्चन बना हुआ था कि व्हाई यूपी बिहार वाज नॉट सो डेवलप्ड डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू योर गुजरात एंड तमिलनाडु रीजन। तो ऐसा क्या कारण है, अब तो इंडिया एक है, आज आज़ाद हुए इतने साल हो गए, तब भी दोज टू पर्टिकुलर स्टेट वर नॉट सो डेवलप्ड। क्यों? हाँ, इनलैंड ज़्यादा था। अरे तो अब तो कहीं भी पहुंचा सकते हो, ट्रेड सेंटर अभी भी कहाँ डेवलप है आज। गुजरात बिहार से पीछे क्यों है, गुजरात सॉरी नहीं बिहार, गुजरात से, आई एम सॉरी, बिहार यूपी इज नॉट सो डेवलप्ड डिस्पाइट हैविंग सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ट्रेड तो आज तो ऐसा तो नहीं है ना, आज ट्रेड नहीं हो सकता, फिर भी कंपनीज आर लेस इंटरेस्टेड इन ओपनिंग देयर सेंटर एट यूपी बिहार, despite they were more prefer to go to Gujarat or your Tamil Nadu region Chennai। ऐसा क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन आया था। हाँ, सी कोस्ट के पास है, उससे क्या मतलब है? आपका जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है, आप कंपनी वहीं लगाओगे तो आपका, ओहो, जहाँ नेचुरल रिसोर्स, आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग कोल माइंस या बॉक्साइट या कुछ भी निकाल रहे हो, है ना, सबसे ज्यादा आपको मिल कहाँ से रहा है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, है ना। आप यू आर नॉट ओपनिंग दोर फैक्ट्रीज ओवर देयर इटसेल्फ, डिस्पाइट यू आर मोर इंटरेस्टेड ओपनिंग समवेयर इन गुजरात। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में एक टाटा का सिंगरूर प्लांट खुला गया था, चलो वेस्ट बंगाल भी छोड़ो, दे आर मोर इंटरेस्टेड in opening that plant shifted to Gujarat। क्या कंपनीज, अभी एप्पल, चलो मान लो एप्पल है, राइट, एप्पल इज मोर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग देयर सेंटर एट बेंगलुरु, है ना, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग चीप लेबर ओवर इन यूपी बिहार। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ओ कितना मार्केट हो जाएगा एप्पल का बेंगलोर में, तो मार्केट है तो पहुंचा देंगे, क्या होगा, तुम इतना कितना बचा लोगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स अब तो प्रोवाइड की जा सकती है। गवर्नमेंट कर रही है ना फुल सपोर्ट, वन वो बोलते हैं ना वन विंडो क्लियरेंस स्कीम, देखते हो अभी राजस्थान लेके बैठा हुआ है, फिर भी नहीं आती कंपनी। कब से कर रहे हैं, कहाँ से चल रही है, कहाँ आती है?
बहुत सारे सबमिट हैं, लेकिन बट कंपनी हेजिटेट, व्हाई? ट्रस्ट नहीं है, इमेज खराब है। अब यही चीज आपको सेपरेट करेगी नॉर्मल लोगों से, सोचना पड़ेगा ना। कौन से फैक्ट नहीं मानूंगा ना, आप बोलो, रीजन दो। लॉजिस्टिक्स तो आपको, लॉजिस्टिक क्या होता है बेटा, हर जगह जहां भी फैक्ट्री होगी वह दे यू हैव योर ओन इक्विपमेंट्स आउट देयर, तो वो तो कहीं भी सेटअप किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ना कि वो चेन्नई में ही कर सकते हैं, जो एप्पल आएगी क्या चेन्नई में ही कर सकती है, यूपी बिहार में? अभी नया खुला है, वो उनको बोला गया था कि आप यहाँ की बजाय वहां खोल लो, बोले नहीं वहां नहीं खोलेंगे, हम यहीं खोलेंगे। क्यों? यूपी बिहार का, अच्छा लेबर तो वही है, सेम है। लेबर, लेबर जो है वो यूपी बिहार के ही ज्यादातर, यू विल फाइंड इट आउट इन दोज इंडस्ट्रीज। बाहर जाके सुधर जाते, ठीक है ना। तो ये सोचना है आप लोगों को, तभी आंसर के अंदर थोड़ा क्वालिटी निकलेगी। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज योर कास्ट सिनेरियो, कास्ट इशू। वहाँ पे तिवाड़ी जी, यादव जी, ये जी बहुत सारे जी जी हैं वहाँ पे ना, तो वो एक साथ काम करना पसंद नहीं करते। नीचे वो पसंद करते हैं, साउथ में आके रहना पसंद करते हैं। साउथ में द नीडी पर्सन गो अप देयर, समझ में, नीडी जो रिक्वायर्ड है ना, वो जाता है। लेकिन आप यदि वहां रहते हो तो दे हेजिटेट, ये मैं नहीं कह रहा, इट इज रिटन इन दी वन ऑफ द ग्रेट अमर्त्य सेन नोवेल बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, एक अच्छी, बहुत अच्छी नोवेल किताब है, उन्होंने लिखी थी अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन यू नो, नोबेल laureate. So he wrote that is why the economy of India could not grow up on that scale that we bound to think of America or other any other European countries. हाँ तो नीचे जाके दे कैन, क्योंकि वहां पे आपकी समाज में आपकी उपस्थिति जाहिर नहीं करता, ठीक है। अभी तो आप वहीं रह रहे हो, तो बाहर निकलते ही क्या बोलेंगे, अरे उसके साथ था। दिखते नहीं हो यूपी का कल्चर कैसा है, थोड़ी थोड़ी देर में तो बंदूकें चल जाती हैं वहां पे, राइट। एंड अभी भी साउथ में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, तो आप स्पेसिफाई तो करो कौन सा। साउथ तो बहुत बड़ा है इंडिया का, आप बताओ कौन सा है। लेकिन जो आप, जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, साउथ में यू हैव अय्यर्स, यू हैव रेड्डीज, राइट, they have different propaganda, it's not like that they are not ready to work with each other, वो माइंडफुल खेलते हैं, ऐसे नहीं कि वो लड़ने लग जाएंगे कि मैं आपके साथ रहूंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ पे दे कैन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वन और अदर आइडेंटिटीज एज वेल। तो इसलिए यहाँ पे जो गांव है वो कास्ट बेसिस पे बटे हैं, ये यादवों का गांव है, ये तिवाड़ियों का गांव है, देखते हो ये सब। तो दैट इज वाई दिस व्हेन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, उनका एक इंटरव्यू छपा था, व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना, चाइना ग्रो अप कि यहाँ पे जो मेट्रो का काम होता है वो मान के चलो 20 से 22 किलोमीटर एक साल में बनती है, चाइना में यही 400 के आसपास रहता है। और फिर आप दूसरा स्टेटमेंट देते हो कि वी विल, पीछे छोड़ देंगे, देखो आप देते हो ना। हाँ ये भी है, छोड़ा किसी चीज दूसरी चीज में, छोड़ना चाहिए था यहाँ, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू रीड एंड थिंक। समझ में आ रहा है, लिख लोगे। तो दैट इज व्हाई दिस सूरत पर्टिकुलरली इज मोर डेवलप्ड एज अ स्टेट। गुजरात की हम बात करें तो एक जमाने से ट्रेड होता है, ये सब याद रहेगा आपको पोर्चुगीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके, अच्छा इसमें ये लेके क्या जाते थे, स्पाइसेस है ना, कॉटन, कॉटन भी एक इम्पॉर्टेंट है, हम स्पाइसेस पे फोकस कर रहे हैं। कॉटन, प्रेशियस स्टोन भी एक जमाने में बहुत जाया करता था, हाँ ये भी एक अच्छा। सिल्क, सिल्क
Silk is from China, not from here. More with China. Silk Route, अब देखते हो ना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो ये एक जमाने से ट्रेड होता आ रहा है, ऐसा नहीं है अभी कुछ चालू हुआ है, ये पहले भी था, अरब से होता था, एक जमाने से अरब यहाँ आ रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं. In fact, the person who brought the English or the Portuguese ship to India, his seller was Abdul Majid. He was an Arabic. He know the direction. So he bought that ship to to India. ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर है. ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो. ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही पढ़ता है. एक्चुअली एक रीजन ये था कि ये सब लोग आए क्यों थे इंडिया में. ये अब एक देखा आपने, पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद लाइन लग गई, डच आए, है ना, देन इंग्लिश आए, देन डेन्स आए, देन फ्रेंच आए, राइट. ऑल दे केम फॉर 3Gs. 3G सर्विस नहीं है, एक एक गॉड, एक एक गोल्ड और एक है ग्लोरी. You know, God, Christian. So they wanted to spread Christianity over in India or in the Asian countries, right? They wanted to spread Christianity across the region. So that is why they started selling toward the eastern side, right? तो एक कारण समझ में आया आने का, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियन वर्ड था, राइट. इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल, right, fell into the hands of Ottoman Turks, right. 1450, जिसको आज आप इस्तांबुल बोलते हो. तो एक्चुअली ये आज इस्तांबुल है, बट अदरवाइज इट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल था. लेटर ऑन इट बीन रीनेम्ड एज इस्तांबुल, but it was under the full occupation of Ottoman Empire. Then Turk came up, and then this whole scenario got distorted. So in order to regain that glory, जो lost glory थी, है ना, Roman Empire की, Catholics की, किसके साथ रोमन की ग्लोरी खत्म हो गई थी, इसलिए तो रीगेन करना था. खत्म हुई क्योंकि ऑटोमन टर्क्स ने कब्जा कर लिया. भाई 7वीं शताब्दी तक अरब थोड़ी ना थे, इनसे पहले तो यही थे ना, क्रिश्चियंस थे. रोमन एम्पायर नहीं सुना बस. हाँ, खत्म तो हो गया, बट दे थे तो क्रिश्चियंस ही. तो दे वांटेड टू रीगेन देयर सेटअप, क्योंकि दे हैव अ लिंकेज विद दोज रोमन एम्पायर, है ना. दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ बैक. तो इसलिए वापस स्थापित करने के लिए आपको जगह तो ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी ना. अभी जो बिजनेस हो रहा है, इट इज मोस्टली बिटवीन दीज अरब्स. टू encircle that Muslim word, they wanted to have a separate or different route. तो that is why in order to do that, तो स्पेन और पोर्चुगीज में एक डिसाइड हुआ, एक इमेजिनरी लाइन वाज मेड अलोंग द केप ऑफ वर्डी आइलैंड इन 1534 अराउंड. हाँ जी, हाँ, उस ट्रीटी का क्या नाम है बता दो, बोल दिया तुमने तो. ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, है ना. दिस वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज साइंड बिटवीन पोर्चुगीज एंड स्पेन. So they decided we will going to sail, right? हाँ, तो तुम्हें जाना है तुम ईस्ट में चले जाओ, तुम्हें जाना है तुम वेस्ट में चले जाओ, and will not fight and conflict among each other, right?
झगड़ा नहीं करेंगे, लेट्स डिसाइडेड। तो एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करी गई along this island. This was the Treaty of Tordesillas in 1534. They decided, इमेजिनरी मान लो कि ये एक रेखा है, हाँ उसके ईस्ट वेस्ट में, नहीं तो ऐसे तो खींचने जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ इसी लाइन के ईस्ट, मतलब इस लाइन भी नहीं मानो, इस आइलैंड पकड़ लो आप, वर्डी आइलैंड एक नाम से आइलैंड था, उस आइलैंड के ईस्ट साइड में यदि जाओगे तो ऑल द पोर्चुगीज विल गो, ऑन द वेस्ट साइड इफ यू वांटेड टू गो देन देयर वुड बी स्पेनिश, और स्पेनिश जहाज होंगे सारे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, झगड़ा, वो नहीं देखा आपने, ये इलाका मेरा ये इलाका तेरा डिसाइड कर लेते ना, फिर झगड़ा नहीं होता, पिक्चरों में दिखाते ना, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। तो दैट इज हाउ दे ऑल केम अप। अच्छा वाई, तो पहला रीजन था गॉड, दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, राइट, वन ऑफ द रीजन। ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स ग्लोरिफिकेशन, राइट, ग्लोरीफाई, किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना, बोलते हैं ना झंडा, देखा होगा आपने जहाज में जाएंगे तो सबसे ऊंचा उस शहर का या कंट्री का झंडा रहता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप, है ना, टू स्टैब्लिश कि वी आर पोर्चुगीज, वी आर स्पेनिश, वी आर डैनिश, वी आर अमेरिकन, स्पेनिश, इंग्लिश, तो ऐसे, तो दे वांटेड टू ग्लोरीफाई देयर एंशिएंट पास्ट। यहाँ पे नहीं, अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करेंगे ना, क्या चीज को ग्लोरीफाई करता है इंसान। आप अभी यहाँ पे बैठते हैं हम राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या होता है, राजपूत हमारे महाराजा महाराणा राणा, तो पुराना इतिहास उजागर करते हैं ना ग्लोरीफाई करने के लिए, ऑब्वियसली। जैसे ब्राह्मण होंगे तो दे ग्लोरीफाई द चाणक्यास नीतियां, होता है, तो ऐसा हुआ करते थे, ऐसे ऋषि हुआ करते थे, ऐसे साधु होते थे, तो वी ग्लोरीफाई दिस एंशिएंट पास्ट। तो हमेशा वो कंट्री भी क्या करेगी, उनका पास्ट को ग्लोरीफाई करेगी ना। तो हमारा इतिहास ऐसा रहे, फ्रांस का इतिहास, हाँ फ्रांस स्वर्णिम गोल्डन, अब उसी से फिर हर जो कंपनी भारत आई है, रोमन एम्पायर को ये सब लोग बिलोंग करते थे, रोमन एम्पायर से, ठीक है, इसलिए तो ये सब लोग बोलते थे, जैसे हिटलर, हिटलर को दिमाग में था कि वी आर ऑल आर्यन रेस, तो वो अपने आप को कनेक्ट करता था। तो यहाँ पे भी झगड़ा होता है ना, यहाँ पे हम असली आर्यन, हम असली आर्यन, अभी तक चल रहा है, अभी भी चलता है ना, असली आर्यन कौन, तो ये बड़ा मुद्दा है। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आर्यंस के बारे में पढ़ो, तो आर्यंस वर द नोबल्स, दे वर हॉर्स ट्रेडर्स बेसिकली, ठीक है, समझ में आया। एंड लास्ट में ये वेल्थ, वेल्थ तो मिलता ही है जब, हाँ पैसा मिलता है, तो 3G की वजह से दे ऑल केम अप टू इंडिया। क्लियर रहेगा, ये लिखना है तो लिख लो। वेल्थ है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो, हाँ दे हैव अ बार्टर सिस्टम, तो इन ऑर्डर टू हैव दैट, तो एक कॉमन करेंसी जो आज भी जैसे नोट्स छापते हैं अपन, तो किस आधार पे छापते हैं, कितना गोल्ड है आपके पास, गोल्ड रिजर्व। 1453 के दौरान जो रोमन एम्पायर था उसमें कॉन्स्टेंटिनोपोल एक जगह केंद्र हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था, पावर सेंटर हुआ करता था, है ना, तो वो किसके हाथ में चला गया, ऑटोमन टर्क्स के हाथ में। तो अरब स्टार्टेड कंट्रोलिंग दैट होल ट्रेडिंग पोर्ट और ट्रेडिंग सिनेरियोस। तो सारा जो प्रॉफिट है, जैसे मान लो आज अमेरिका है, तो वो एक केंद्र किसके हाथ में चला गया, टर्क्स के हाथ में चला गया, तो वहां से दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग, वो इन्होंने बाद में किया। हम्म हम्म
हाँ हेडिंग इसके बाद वही है, मतलब इसमें आपको क्यों आए, वाई रीजन आपको पता नहीं, मेरे को भूल गया था मैं। अच्छा, स्पाइसेस इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? केरला, कर्नाटका नहीं, केरला। मेन तो आपने केरला ही है, काली मिर्च आज भी वही है। और इंडोनेशिया, हाँ कर्नाटका में कार्डमम होता है, राइट। तमिलनाडु, है ना, कॉफी, राइट। तो यू हैव स्पाइसेस इन केरला, देन योर ज़्यादातर काली मिर्च आपको वहाँ मिलेगी इंडोनेशिया में, स्पाइसेस, ठीक है ना। और श्रीलंका, तो ये तीन जगह याद रखना है ना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, स्पेशली जावा और सुमात्रा जो रीजन है। हाँ, तो वो एक कारण ये भी ये रहेगा कि लास्ट में ये लोग चले जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव मोर होप फॉर देयर स्पाइसेस इन दीज रीजन, ठीक है। श्रीलंका चले गए, इंडोनेशिया चले गए। क्या, कौन सी स्पाइस? जो स्पाइसेस, मिर्चियाँ, काली मिर्चियाँ और जो भी मसाले वगैरह होते हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन आर मोर फ्रूटफुल ओवर देयर। जिंजर, अद, अदरक, अदरक तो कहीं भी उग जाती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। चाइना के थ्रू आती थी, हाँ पहले आती होगी, बट इट इट इज अडेप्टेबल। कुछ चीजें होती है ना जो आप कहीं भी अडाप्ट कर, जैसे जिंजर है तो जिंजर तो आप मिट्टी में दबाओगे तो वो भरना, रूट ही तो है वो। हाँ वो नहीं होगी, शुरू में नहीं थी। हाँ ये सब बाहर से हैं। चल, हाँ कल्चरल चेंज। चलो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें लिख लो इन 1600 AD, 1600, हाँ हाँ, व्हाट इज AD? आफ्टर डेथ, और BC आफ्टर डेथ और बिफोर क्राइस्ट के बीच में, जब क्राइस्ट जिंदा रहे तो उसका पीरियड कैसे नापेंगे फिर? तुमने बोला ना, हाँ बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। हाँ ये ठीक है, नहीं पता तो सुन लो। ये तो एनाडोमिनी होता है जैसा आपने बोला, राइट। एनाडोमिनी इज द पीरियड व्हेन क्राइस्ट वाज बॉर्न, उसको मान लिया जीरो, है ना, जीरो। क्राइस्ट से पहले का पीरियड जो है वो BC कहलाता है, और क्राइस्ट से बाद का, व्हेन क्राइस्ट वाज बॉर्न एंड ऑनवर्ड्स, तो इट इज AD, दैट इज व्हाई एनाडोम। एक टर्म है CE, कॉमन एरा, इसलिए ये दोनों टर्म अब यूज नहीं करते, वी डोंट यूज इट। अब हम यूज करते हैं CE एंड BC, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। वी कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस वाज जीरो, एंड बिफोर दैट बिफोर कॉमन एरा, एंड आफ्टरवर्ड कॉमन एरा। ए, हाँ लाइफ भी आ रही है, लाइफ भी आ रही है, ये नहीं कि लाइफ नहीं। हाँ तो 16 CE मतलब कॉमन एरा, क्योंकि अब आजकल हम ये यूज करते हैं, वी स्टॉप यूजिंग दिस टर्म्स बिकॉज इट इज रिलेटेड मोर और लेस विद वन पर्टिकुलर रिलीजन, तो उस आधार पे फिर क्योंकि इश्यूज हो जाते हैं कईयों को, तो फिर वो हटा दिया गया, तो ये बन गया कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। आया बात समझ में? तो जैसे ये उल्टा चलता है वैसे पता ही होगा,
उल्टा समझते हो ना? 500 BC, 400 BC, कौन सबसे ज्यादा पुराना है? यही वेरिएशन। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये पुराना है, ये थोड़ा यंग हो गया ऐसे। और इधर जाओगे तो इसमें सबसे पुराना कौन सा होगा? 300। समझ में आ रहा है? दिस इज द डिफरेंस। तुम बताओ। हाँ, जो पहले हुआ वो पुराना होगा ना। थक गया। ठीक है। इन 1600 AD दे हैव एस्टेब्लिश्ड, यानी ट्रेडर्स है तो एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, दिस वाज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैसी होती है? जिसमें शेयर होल्डर होते हैं ना। तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे, शेयर्स होंगे, वो ज्यादा उतना प्रॉफिट शेयर होगा। ऑब्वियसली ही वाज इन द बोर्ड ऑफ मेंबर्स, होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन 1600 AD फ्यू ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड अ प्राइवेट कंपनी, इसमें लिख दो अ प्राइवेट कंपनी विथ कॉमन इंटरेस्ट, named this as English East India Company. This company got a charter. This company, प्राइवेट कंपनी का क्या इंटरेस्ट होगा? This company got a charter from the British Crown. This company got a charter from a British Crown, ब्रैकेट में करके लिख लेना, कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ वन। और अभी जिनकी डेथ हुई, क्वीन एलिजाबेथ टू। ठीक है ना, तो वहीं से मत चला देना उन्हीं को, बोले अभी तक वही है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन। सो द कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, है ना, टू डू ट्रेड। लिख लो, टू डू ट्रेड टूवर्ड्स, टू डू ट्रेड, to do trade towards east of Cape of Good Hope. To do trade toward east of Cape of Good Hope. To do trade toward east of Cape of Good Hope.
ठीक है, दिस चार्टर वॉज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 15 years. This charter was given for the period of 15 years. ठीक है, लिख लिया। तो इसका कहने का मतलब है कि कुछ प्राइवेट मेंबर्स ने डिसाइड किया, लेट्स फॉर्म आउट अ कंपनी जिसके शेयर्स होंगे, तो हम फॉर्म करते हैं। फिर ये ब्रिटिश क्राउन के पास गए, वहाँ उन्हें सैंक्शन मिला, अप्रूवल मिला, राइट। देन दिस चार्टर नेम्ड एज चार्टर एक्ट केम इन 1600 AD टू डू ट्रेड। किस लिए मिला? ट्रेड कर सकते हो आप, कि आपके अलावा दूसरी और कोई कंपनी हम अब फॉर्म नहीं करेंगे, यही कंपनी को अधिकार है कि ईस्ट साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप में जाकर के व्यापार कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाई दिस कंपनी गॉट द लाइसेंस ऑफ इट, राइट, चार्टर मिला। अब कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो वो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, इससे भी ऊपर कंपनी में हेड कौन होते हैं? बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना। तो यहां थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 18 थे टोटल, कुछ जगह पे 20 भी मिलते हैं, बट इन ऑर्डर इन टोटल देवर ओन 18, राइट। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके नीचे गवर्नर, इससे नीचे डेप्यूटी गवर्नर। इससे नीचे ट्रेडर्स, इससे नीचे फैक्टर्स, इससे नीचे राइटर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देन गवर्नर, देन डेप्यूटी गवर्नर्स, देन ट्रेडर्स, देन फैक्टर्स, देन राइटर्स। ठीक है। द पोएट सेज, जिस गली से जाओ उस गली से वापस लौट आओ। तो रास्ता याद हो जाता है? बिल्कुल याद करना है। ऐसे ही क्यों बताएंगे, यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी बताया जा रहा है। हाँ, हायरार्की है कंपनी में। ऊपर बोर्ड मेंबर होते हैं, फिर सीईओ होता है, फिर सीईओ के नीचे कुछ जनरल मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं। हाँ, राइटर्स क्या करेंगे? राइटर्स बही खाता मेंटेन करेंगे, फाइनेंसेस के रिकॉर्ड रखेंगे, है ना। फैक्ट्री के हेड होंगे, ठीक है। और फैक्टर्स और फैक्ट्री, व्हाट आर फैक्ट्रीज, उसमें लिखा था ना हमने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यू नीड टू नो हिस्ट्री। दैट हिस्ट्री में क्या आया? इन 1600 AD द फ्यू मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स come together, formed out of a company with common shareholding, right, and they got the charter from Queen Elizabeth I, ठीक है, to do trade on the east of Cape of Good Hope. This charter was of 15 years, याद रहेगा, 15 साल के लिए। तो ये तो हो गया उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव हायरार्की, है ना। एट द टॉप यू हैव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स। तो 18 बोर्ड मेंबर्स थे, ठीक है। इन 18 बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया लेट्स फॉर्म दी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, कंपनी का। सबसे ऊपर रखा गया गवर्नर को, उसके नीचे डेप्यूटी गवर्नर, देन ट्रेडर्स, देन फैक्टर्स, देन राइटर्स। अब आपको ऐसे ही याद करना है, अब भूलना नहीं है। एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। सबसे नीचे राइटर्स, उससे ऊपर ट्रेडर्स, फिर फिर बस। और एक बार ऊपर से नीचे बोलो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी याद रहेगा। बताते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं।
ये लिख लिया आपने, है ना, टॉप पे। तो जितने भी हायरार्की है, हायरार्की में ऊपर हमेशा हायरार्की पिरामिडिकल शेप की होती है। यहाँ पे कम लोग होंगे, फिर इसमें ज्यादा होंगे, फिर इसमें नीचे आप देखोगे बहुत सारे होंगे, राइट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिमिटेड थे, फिर गवर्नर खूब सारे हुए, फिर डेप्यूटी गवर्नर हुए उसको असिस्ट करने के लिए, फिर ट्रेडर्स हुए अलग अलग चीज़ों के लिए, फिर फैक्टर्स हुए जो जो फैक्ट्रीज को देखते थे, फिर राइटर्स तो बहुत सारे मेंटेन। कैन यू नेम एनी राइटर्स बिल्डिंग इन इंडिया? डू यू नो एनी राइटर्स बिल्डिंग इन इंडिया? राइटर बिल्डिंग मतलब, राइटर्स अभी बताया ना, राइटर्स आर दोस हु यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द, हाँ सीए टाइप। तो आप जानते हो कोई ऐसी राइटर बिल्डिंग? बिल्डिंग ऐसी है जी? हाँ, फर्म, फर्म तो नाम कुछ भी लिख दो, एबीसी। मैं पूछ रहा हूँ बिल्डिंग, 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 दिस इज द बिल्डिंग, है ना। तो डू यू नो एनी, एनी बिल्डिंग, राइटर्स बिल्डिंग इन इंडिया? यू नो कैलकाटा, कोलकाता, जो कोलकाता गवर्नमेंट का भी सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरी है, वो वहीं बैठता है राइटर्स बिल्डिंग में। दैट राइटर बिल्डिंग वाज बिल्ट ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ, ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ साल पहले इसका रिनोवेशन वर्क था, तब न्यूज में भी थी। देखो एक बार कैसी होती है, आपके पास तो मोबाइल है। वेयर ममता दीदी सिट्स एंड टेक्स ऑल इट्स डिसीजन, रेड कलर की वो बिल्डिंग, कोलकाता। मिल गया, डन। वो बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग इज राइटर्स बिल्डिंग। डन, चले, हो गया। सो व्हाट आर फैक्ट्रीज? क्या? जहाँ काम होता है, कहाँ होता है? मैंने बोला ना, समय के साथ मीनिंग चेंज हो जाता है। सो व्हाट आर फैक्ट्रीज? हाँ, उस टाइम कुछ और कहते थे। तो क्या कहते थे? मैन्युफैक्चरिंग। उस जमाने में ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती थी, है ना। दे आर द प्लेसेस, मोस्ट लाइकली आर वेयर हाउसेस, वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। तो लिख लो, फैक्ट्रीज आर द प्लेसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। Factories are the places where goods are stored. Generally, a fortified area on the bank of a river or shore of the sea
generally a fortified area, generally on the bank of a river or shore of a sea. ठीक है, factories are the, हाँ, आपने कभी एरिया देखा है तट के आसपास जो सी बैंक एरिया वाला है, उसमें जनरली जो कैसल होते थे या फिर मतलब किले जो बनाए जाते थे, प्राचीन इमारतें थोड़ी चौड़ी पट्टी की बनाई जाती थी, कभी भी मूवीज में भी देखा होगा, वो बोलते थे फोर्टिफाइड एरिया, मतलब एम्बैंकमेंट। आप देखो चौपाटी, जुहू, ये भी बॉम्बे वाला एरिया देखो, तो जो चौपाटी के साथ साथ क्योंकि लहरें आती है ना, तो इट इज जस्ट लाइक अ फोर्टिफाइड एरिया, उसको किलाबंदी करके बनाया जाता है ताकि वो तहस नहस नहीं हो। हाँ, प्रिजन्स भी में भी यूज करते हैं, बट एक्चुअली दे वर मोर और लेस, फर्स्टली इट वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग। प्रिजन तो बहुत बात की चीज है ना। हाँ, फोर्ट विलियम्स बनाया था। क्या है बताओ? शोर ऑफ अ सी, समझ में आया? तो जनरली विथ द पीरियड नाम बदल जाता है, नाम अभी फिर बदल गया है जैसे, है ना। तो नाम कैसे बदल जाता है? अर्लियर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कूल, जैसे कूल, कूल मतलब ठंडा, अभी बोलते हैं वाओ ही इज सो कूल, नाम बदल गया, जेनजी जनरेशन आ गई, है ना, बोलते हैं ना, नाम बदल जाता है समय के साथ, मीनिंग गॉट चेंज्ड होता है। सबसे ज्यादा बदलाव इस शब्द में आया, हॉट मतलब गर्म, लेकिन बहुत भयंकर बदलाव आया। ठीक है, तो यूपीएससी ने क्या किया, ये आस्क क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय समुद्रम इन ऋग्वेदा? ऑप्शंस, समुद्रम इन ऋग्वेदा के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या था। समुद्र इज अ सी, इज एन ओशन, ऐसे, ठीक है, रिवर और लेक्स, झील के किनारा और ये सब, है ना। सो व्हाट अकॉर्डिंग to the meaning of that samudram in context of ऋग्वेदा? ठीक है, वेरी गुड। है ना, चेंज हो गया क्योंकि पानी होना चाहिए, बस पानी। हाँ, ये ठीक बात है, समुद्र के बारे में दे हैव नो नॉलेज, राइट, बट पानी के बारे में तो पता था, तो इसीलिए उस जमाने में समुद्रम बोला जाता था, दैट इज इन अ बॉटल, इट इज कॉल्ड समुद्रम, राइट। तो कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, तो मीनिंग गॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? समुद्रम लाओ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? So this was all about your two topics that we have discussed with the arrival of European as well as the English East India Company. कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले।